हे गाइस, वेलकम बैक टू मनीषा कॉमर्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग के बारे में पढ़ेंगे हम। इससे पहले हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और जो हमारा करंट टॉपिक चल रहा है वो है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हम शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस को कवर कर चुके हैं, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस को हम पढ़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस मैंने आपको बताया था कि टू टाइप के होते हैं, ओनर सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड आउटसाइडर, राइट। तो ओनर्स में हम इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रेफरेंस शेयर के बारे में पढ़ चुके हैं और आज का लास्ट टॉपिक है हमारा रिटेन्ड अर्निंग। इसके बाद हमारा जो ओनर्स सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो खत्म हो जाएगा। देन हम उसके बाद पढ़ेंगे आउटसाइडर्स सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में। आउटसाइडर सोर्स ऑफ फाइनेंस को हम दो वीडियोस में कवर करेंगे, एक में हम डिवेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे और एक में हम लॉन्ग टर्म लोन के बारे में। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक से, जो कि है रिटेन्ड अर्निंग। तो मैंने क्या बोला है कि जो रिटेन्ड अर्निंग है वो क्या है कि लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हम एज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज कर सकते हैं। तो रिटेन, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिटेन्ड अर्निंग होती क्या है, राइट। तो रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है कि मैं क्या बोलती हूँ कि जो कंपनी है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है, उसके पास अपनी अर्निंग्स को करने के लिए दो तरीके होते हैं, ठीक है। अर्निंग्स को यूज करने के लिए, अर्निंग के साथ डील करने के लिए दो तरीके होते हैं। उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। व्हाट इज अर्निंग? ठीक है, अर्निंग कौन सी लेंगे हम? जो नेट प्रॉफिट आपके पास आया है ना, आफ्टर पेइंग ऑल टैक्सेस वगैरह, सॉरी आफ्टर पेइंग ऑल इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है। उसके पास जो आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया उसमें से आपने टैक्सेस भी पे कर दिए, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड भी पे कर दिया। तो उसके बाद आपके जो पास अर्निंग बची है, एट द एंड जो आपके पास अर्निंग बची है, सब कुछ पे करने के बाद, इवन डिविडेंड भी पे कर दिया आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, उसके बाद जो अर्निंग बची है, तो आप उस अर्निंग का क्या करते हो? आप उस अर्निंग में से या तो डिविडेंड पे करते हो, किसको? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। एक तो आपके पास ये ऑप्शन होता है। सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि आप उस प्रॉफिट को रिटेन करके रख सकते हैं बिजनेस में फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट। जो आपके पास एट द एंड सभी को पे करने के बाद अर्निंग बची, जो आपके पास पैसा बचा, तो आप उससे दो यूज कर सकते हो। या तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड, या फिर आप क्या कर सकते हो, उस प्रॉफिट को रिटेन करके रख सकते हैं। क्यों? फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट। तो जो प्रॉफिट, ठीक है, जो पार्ट प्रॉफिट का हम रिटेन करके रखते हैं फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए ताकि हम उसे बिजनेस में यूज कर सकें, उसे ही हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। क्लियर हो गया? रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? डिविडेंड आपको पता ही है, जो पार्ट प्रॉफिट का हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, और जो पार्ट हम रिटेन करके रखते हैं बिजनेस में फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए उसे हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, राइट। और जो रिटेन्ड अर्निंग है, ठीक है, जिससे हम बिजनेस में यूज करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं, कि हमने अपने ही प्रॉफिट्स को दोबारा बिजनेस में लगा दिया, राइट। नेक्स्ट है कि जो डिसीजंस होते हैं, ठीक है, जो डिसीजंस होते हैं इसके रिलेटेड कि कितना पार्ट हमें प्रॉफिट का जो वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना पार्ट प्रॉफिट का जो हमने रिटेन करके रखना है। देखिए, मान लीजिए मैं कह रही हूं कि हमें 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, राइट। हमें 2 लाख का प्रॉफिट हुआ तो हमारे पास क्या ऑप्शंस है? या तो हम सारा का सारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, या फिर हम सारा रिटेन करके रख सकते हैं, या फिर हम क्या डिसीजन लेते हैं कि इसमें से कितना हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना हमें रिटेन करके रखना है, राइट। यही डिसीजन लेंगे, कितना हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना प्रोपोर्शन हमें रिटेन करके रखना है। तो ये जो डिसीजन होता है, इस डिसीजन को क्या बोलते हैं? डिविडेंड डिसीजंस। हमने 3 टाइप के डिसीजंस पढ़े थे, आपको याद होगा पहले, ठीक है। तो 3 टाइप के डिसीजन थे, उनमें से एक डिसीजन था डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में क्या होता है? यही होता है कि जो आपके पास प्रॉफिट्स बचे हुए हैं उस प्रॉफिट्स को आपने कैसे यूज करना है, कितना पोर्शन उसका आपने डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना पोर्शन आपने रिटेन करके रखना है बिजनेस की फर्दर अर्निंग्स के लिए। अब बात आती है, आपको पता लग गया रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, राइट। अब बात आती है कि जो रिटेन्ड अर्निंग है वो सोर्स ऑफ फाइनेंस कैसे है। देखिए, जो रिटेन्ड अर्निंग है, मान लो आपने के पास 2 लाख रुपए प्रॉफिट बचा है ना, 2 लाख में से आपने क्या किया? 1 लाख का तो आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और 1 लाख को आपने क्या किया? रिटेन करके रख लिया। 1 लाख को आपने क्या किया? रिटेन करके अपने पास रख लिया, राइट। अब मान लीजिए कोई आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आपको लग रहा है कि आप अगर यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, तो आपको अच्छे प्रॉफिट्स होंगे,
अगर आपको लग रहा है कि आप किसी प्रोजेक्ट में किसी जगह इन्वेस्ट करके आपको अच्छे प्रॉफिट्स होंगे तो आप क्यों इन्वेस्ट करोगे। तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। या तो आप अपने प्रॉफिट्स को यूज करो या फिर आप बाहर से कहीं से बोरो करो, राइट। या तो आप बाहर से बोरो करो या फिर अपने प्रॉफिट्स को यूज करो, यही दो ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आप बाहर से बोरो करोगे या अगर बैंक लोन लोगे या फिर डिबेंचर इश्यू करोगे तो इसका आपको क्या होता है कि आपको पैसा तो मिल जाएगा बट आपके पास आपकी एक लाइबिलिटी बन जाती है कि इस पैसे पे फिक्स इंटरेस्ट भी पे करना ही करना है और इस पैसे को वापस भी करना पड़ेगा, राइट। अगर आप बैंक लोन लोगे, डिबेंचर्स इश्यू करोगे, जो भी करोगे, आपको उस पे एक फिक्स इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और आपकी एक लाइबिलिटी भी है कि आपको उसको रीपे भी करना पड़ेगा, राइट। बट अगर आप अपना ही पैसा यूज करते हो, रिटेन्ड अर्निंग क्या है, अपना ही पैसा है, हमने कमाया और हमने अपने पास रिटेन करके रखा है, अपना ही पैसा। अगर आप अपना ही पैसा यूज करते हो तो आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं होगी, कोई आपकी लाइबिलिटी नहीं होगी, बर्डन नहीं होगा आपके ऊपर कि आपने इसको रीपे करना है, आपने एक फिक्स इंटरेस्ट पे करना ही करना है। आप इजीली अपना पैसा यूज कर सकते हो और उससे और पैसा कमा सकते हो, राइट। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। जो हम डिसीजन लेते हैं रिटेन अर्निंग का कि हमें रिटेन अर्निंग करनी है या नहीं करनी, ठीक है, तो उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। देखिए जो लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ जो कंपनी की वो बहुत अफेक्ट करती है इस डिसीजन को। कैसे, जैसे हम कई बार कहते हैं कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट तो बहुत हुआ है, ठीक है, बिजनेस को प्रॉफिट बहुत हुआ है इस बार, बट हमारे पास कैश की जो अवेलेबिलिटी है वो कम है। रीजन क्या है, कई बार हमें जो प्रॉफिट होता है वो हमारे पास किसी एसेट के रूप में होता है। जैसे हमारी बिल्डिंग थी 20 लाख की, 25 लाख की, तो 5 लाख का जो प्रॉफिट है वो हमारे पास कैश तो नहीं है ना, वो क्या है, हमारे एसेट्स इंक्रीज हुए हैं। ऐसे ही कई बार जो हमें प्रॉफिट्स होते हैं वो कैश के फॉर्म में नहीं होते, मतलब हमारी जो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन है वो बेटर नहीं होती, बट हमारे प्रॉफिट्स होते हैं। अगर हमारे पास प्रॉफिट्स तो है बट हमारे पास लिक्विडिटी इतनी नहीं है, कैश की अवेलेबिलिटी नहीं है, कैश कम अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं उस सिचुएशन में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की जगह, ठीक है, हम क्या करते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की जगह हम रिटेन्ड अर्निंग करना पसंद करते हैं। हमें होता है कि मान लीजिए हमें 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है बट हमारे पास कैश अवेलेबिलिटी कम है, कैश हमारे पास 2 लाख अवेलेबल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1,50,000 के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाकी 5 लाख में से कितना बच गया, 3,50,000 बच गया, इसको हम क्या करेंगे रिटेन करके रख लेंगे, राइट। मतलब क्या है, एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि जो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन है वो अफेक्ट करती है इस डिसीजन को कि हमें रिटेन करना है या नहीं करना। नेक्स्ट है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये एफ लिखा है मैंने, शायद सही से दिख नहीं रहा। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है जो वो भी अफेक्ट करती हैं। देखिए अगर आपको लग रहा है, ठीक है, कि आज आपको प्रॉफिट्स हुए हैं 5 लाख के, ठीक है, और आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट आपको पता है कि नियर फ्यूचर में, ठीक है, 1 मंथ तक, 2 मंथ तक या विद इन फ्यू डेज आपको लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटीज हैं कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है या कहीं आपको पैसे इन्वेस्ट करने से अच्छे प्रॉफिट्स होंगे, आपको लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप प्रॉफिट को रिटेन करके रखोगे। जब आपको पता ही है कि आपको इन्वेस्ट करना है, अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हो, तो फिर आप क्यों डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो आप क्या करोगे, डिविडेंड थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और बाकी पैसे रिटेन करके रख लोगे ताकि आपको बाद में बाहर कहीं से पैसा बोरो ना करना पड़े, राइट। नेक्स्ट है प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, जो हमारे शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, हमें ये देखना पड़ता है जब हम ये डिसीजन लेते हैं, डिविडेंड डिसीजन लेते हैं कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना, तो हमें हमारे शेयर होल्डर्स के बारे में भी देखना पड़ता है कि हमारे शेयर होल्डर्स की क्या प्रेफरेंस है, ठीक है। हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो किस एज ग्रुप के हैं, ठीक है, रिटायर्ड है या यंग है या वेल्दी है, मतलब रिच है या पुअर है, मतलब जो रिच होते हैं और जो यंग होते हैं, ठीक है, उनकी प्रेफरेंस क्या होती है, उनकी प्रेफरेंस कहती है कि चाहे डिविडेंड रेगुलर ना मिले बट हाई डिविडेंड मिले, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स हो, ठीक है। बट जो पुअर शेयर होल्डर्स होंगे हमारे, जो कम वेल्दी होंगे या फिर रिटायर्ड होंगे, उनकी क्या नीड्स होती हैं कि उन्हें ज्यादा डिविडेंड मिले ना मिले बट उन्हें एक रेगुलर इनकम मिलती रहे ताकि वो अपने खर्चे जो चलाते रहे, राइट। तो हमें ये भी देखना था कि हमारे शेयर होल्डर्स है जो उनकी क्या प्रेफरेंस है। क्लियर है। अब पढ़ेंगे हम एडवांटेजेस के बारे में।
कि जो रिटेन्ड अर्निंग है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस पहले तो हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन को क्या एडवांटेजेस हैं, देन शेयर होल्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो फर्स्ट है एडवांटेजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या बोला है, फर्स्ट एडवांटेज है कन्वीनियंट एंड चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। ठीक है, कन्वीनियंट एंड चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। तो ये मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो रिटेन अर्निंग है ना, वो एक तो कन्वीनियंट सोर्स है। कन्वीनियंट है, आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ेंगी, आपको कोई शेयर्स नहीं इशू करने, कोई डिबेंचर्स नहीं इशू करने, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं पूरी करनी है ना, कोई फ्लोटेशन को उसने कुछ नहीं है, आपको अपना ही प्रॉफिट अपने पास रखना है। और सेकंड है चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, कोई आपको इसके ऊपर कोई फिक्स इंटरेस्ट नहीं पे करना, राइट। तो ये चीपर सोर्स भी है एज कंपेयर टू डिबेंचर्स लगा लीजिए, लोन लगा लीजिए, राइट। सेकंड है नो ऑब्लिगेशन ऑफ रीपेमेंट। तो ये भी मैंने आपको बता दिया था कि जब हम अपना ही पैसा, अपने ही प्रॉफिट्स को अपने पास रिटेन करके रखेंगे तो हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उसको रीपे करने की। आप कोई बैंक से लोन लोगे तो आपकी ऑब्लिगेशन बनेगी कि आपको वो पैसा रीपे करना ही करना है आफ्टर ए फिक्स पीरियड। बट रिटेन अर्निंग के केस में ऐसा कुछ नहीं है, आपका अपना ही पैसा है, आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि किसी को उसको रीपे करना है। नेक्स्ट है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी क्या है, देखिए, अगर आपको लगता है कि जो आपका बिजनेस है, ठीक है, वो इस टाइप का बिजनेस है जिसमें कभी तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं, कभी बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं, तो आपके लिए रिटेन अर्निंग एक बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, आप क्या करोगे, जैसे मैं मान लेती हूँ कि इस साल मुझे प्रॉफिट्स हुए हैं 2 लाख के, राइट। लास्ट ईयर मुझे प्रॉफिट्स हुए थे 1 लाख के, लगा लिए। लास्ट ईयर मुझे 1 लाख के प्रॉफिट हुए थे, अब मुझे 2 लाख के प्रॉफिट हुए हैं। हो सकता है इस साल मुझे, नेक्स्ट ईयर मुझे प्रॉफिट्स ही ना हो, लॉसेज हो। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि मैंने यहाँ पे डिविडेंड पे किए होंगे, ऑब्वियस है। तो इस साल मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं 2 लाख में से डिविडेंड पे कर दूं या तो ज्यादा, या रिटेन करके रख लूं। तो रिटेन अर्निंग का क्या ऑप्शन होता है कि अगर हम स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी में क्या होता है कि आप हर साल पे करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, मतलब ना तो आप बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं ना बहुत ज्यादा कम पे कर रहे हैं, मतलब स्टेबल पॉलिसी आपकी, आप 10% हर बार पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी बार तो आपने 40% पे कर दिया, किसी साल आपने पे ही नहीं किया। ठीक है, मतलब कभी तो आप बहुत ज्यादा पे कर रहे हो, कभी आप पे ही नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी में क्या होता है कि आप डिविडेंड पे करते रहते हो शेयर होल्डर्स को ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो इसके लिए आप क्या करते हो, आपको पता है कि आपका बिजनेस फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी बहुत ज्यादा लॉसेज होते हैं, कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं। तो आप प्रॉफिट्स को क्या करते हो, रिटेन करके रखना शुरू कर लेते हो। क्या, रिटेन करना शुरू कर लेते हो। आपको पता है कि अब आप इस साल इतना आप एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जैसे अब मुझे 2 लाख के प्रॉफिट है, मुझे पता है इसमें से ना मैं 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, 1.5 लाख क्या किया मैंने, रिटेन करके रख लिया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर अगर लॉसेस होते हैं तो मैं क्या करूंगी, इसमें से 50,000 फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। ठीक है, मतलब क्या है, डिविडेंड पॉलिसी को स्टेबल करने के लिए भी हम रिटेन अर्निंग को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। आपको पता है कि बिजनेस को रन करने के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, राइट। बिना फाइनेंस के तो हमारा बिजनेस रन कर नहीं सकता। अगर हमने स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस करनी है, ठीक है, कि बिजनेस हमारा स्मूथली चलता रहे, कोई इंटरप्शन ना आए, कुछ ना हो, तो हमारे पास रिटेन अर्निंग का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने जितना प्रॉफिट कमाया सारा का सारा प्रॉफिट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब आपको अपने पास बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए भी तो पैसा चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, बाहर से पैसा लोगे, बार बार बोरो करोगे, नहीं कर सकते, इसलिए आपको रिटेन अर्निंग करनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट है इंक्रीज इन क्रेडिट वर्दीनेस। अच्छा, एक बात बताइए सिंपल, अगर आप किसी को पैसा लोन पे दोगे, ब्याज पे पैसा दोगे, ठीक है, तो उधार पैसा दोगे, तो आप क्या चीज देखोगे, आप देखोगे ना कि इस पर्सन के पास खुद के पास कुछ है या नहीं है। ठीक है, या ये सिर्फ बोरो ही करता रहता है। क्योंकि अगर उस पर्सन के पास खुद के पास अच्छा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो वो आपको आपके पैसे वापस करेगा। बट अगर वो बोरो ही करता रहता है, ठीक है, उसके पास खुद के पास कुछ होता नहीं, तो क्या आप उसे दोगे, नहीं दोगे, राइट। तो अगर हम अपने पास रिटेन अर्निंग करके रखते हैं, इसका मतलब क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या बैंक्स होते हैं, ठीक है, तो वो आपको लोन देने को भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इससे आपकी क्रेडिट वर्दीनेस है जो वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस टू द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स को क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है
इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है, देखिए जो हमारा पैसा है, हमारा मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा, क्योंकि जो हमें प्रॉफिट्स हुए 2 लाख के 5 लाख के जितने भी है ना, मान लीजिए 2 लाख के प्रॉफिट हुए, 1 लाख हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और 1 लाख हमने रिटेन्ड अर्निंग किया। क्यों किया कि हमने कुछ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, हमें लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज होगी, हमने उनमें पैसा इन्वेस्ट करना है, राइट। तो जो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, ठीक है, रिटेन अर्निंग से जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पे पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, उससे जो प्रॉफिट्स होगा वो भी तो शेयर होल्डर्स के पास ही जाएगा ना, राइट। तो ये शेयर होल्डर्स को एक एडवांटेज है कि अगर हम रिटेन अर्निंग कर रहे हैं बिजनेस में तो उनके प्रॉफिट्स हैं जो वो इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। मार्केट प्राइस है जो वो कैसे बढ़ते हैं रिटेन अर्निंग करने से, देखिए कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा हो जिसकी डिविडेंड पॉलिसी है जो वो स्टेबल हो, क्या, जिसकी डिविडेंड पॉलिसी है जो वो स्टेबल हो, ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी है जो वो स्टेबल हो, तो उससे उसके मार्केट प्राइस बढ़ते हैं। मार्केट प्राइस कैसे बढ़ेंगे, देखिए अगर एक तो ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो कभी पे करते हैं प्रॉफिट्स की ईयर्स में, फिर जब लॉसेस होते हैं वो पे नहीं कर पाते, ठीक है। बट अगर हमारी पॉलिसी स्टेबल है कि हम हर साल पे करते हैं, चाहे थोड़ा थोड़ा ही पे कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि मार्केट में हमारी इमेज अच्छी बनती है, ठीक है, हमारी रेप्यूटेशन अच्छी होती है कि इनके डिविडेंड जो वो हमेशा आते हैं और टाइमली ये अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते हैं, तो शेयर होल्डर्स भी वो शेयर्स को खरीदना चाहेंगे। मार्केट में हमारे शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी तो हमारे शेयर्स का मार्केट में प्राइस भी बढ़ेगा, क्लियर। इससे हमारे मार्केट प्राइस है जो शेयर्स के वो भी अप हो जाएंगे। नेक्स्ट है नो इफेक्ट ऑन द राइट ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है, शेयर होल्डर्स के राइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। शेयर होल्डर्स के राइट पे इफेक्ट पड़ने का क्या मतलब है, देखिए हम रिटेन अर्निंग को यहाँ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में देख रहे हैं, राइट, कि ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इसे हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे कोई एसेट खरीदना है या कुछ है तो हम रिटेन अर्निंग को यूज कर सकते हैं, राइट। अगर हम रिटेन अर्निंग की जगह, ठीक है, इक्विटी शेयर्स ही इशू कर दें कि हमें तो 10-20 साल के लिए पैसा चाहिए, हम ऐसा करते हैं शेयर्स ही इशू कर देते हैं, क्योंकि हम इतना तो बोरो नहीं कर सकते, रिटेन अर्निंग हमने की नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम शेयर्स ही इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो शेयर होल्डर्स उनका राइट है उन पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, शेयर्स उनका कंट्रोल है वो डाइल्यूट हो जाएगा। अगर पहले कंट्रोल 100 लोगों के पास था, 150 लोगों के पास चला जाएगा, कंट्रोल है जो वो डाइल्यूट हो जाएगा। जितना कंट्रोल डाइल्यूट होगा उतने ही उनके राइट्स पे फर्क पड़ेगा, है ना, वोटिंग राइट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जब हम रिटेन्ड करके रखेंगे अर्निंग, हमें किसी से कोई पैसा नहीं लिया, राइट, तो जो शेयर होल्डर्स है उनके किसी भी राइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो उनका कंट्रोल डाइल्यूट होगा, ठीक है, और ना ही उनके किसी राइट पे कोई फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस ऑफ मिनिमम रिटर्न, ठीक है, जब कंपनी है जो बिजनेस है जो ऑर्गेनाइजेशन हमारा अब हमारे पैसे को रिटेन करके रखेगा, राइट, हमारे पैसे को रिटेन करके रखेगा, रिटेन अर्निंग करेगा, तो वो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो करेगा, राइट। उसके पास रिटेन अर्निंग है तो वो हर साल थोड़ा थोड़ा डिविडेंड हमें दे रहे हैं, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमें हर साल मिनिमम रिटर्न मिल रहा है, चाहे कम मिल रहा है बट मिल तो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि लॉसेस की ईयर्स में हमें मिल नहीं रहा या हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा है, कभी मिलता है डिविडेंड कभी मिलता नहीं है। मतलब शेयर होल्डर्स को ये फायदा हो जाता है कि अगर कंपनी हमारा बिजनेस है जो वो रिटेन अर्निंग करके रखता है तो उन्हें एक एश्योरिटी मिल जाती है कि उन्हें मिनिमम रिटर्न है जो वो तो मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स के मतलब रिटेन अर्निंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके। फर्स्ट इज लेस रिटर्न टू शेयर होल्डर्स। ऑब्वियस है, देखो जो पैसा शेयर होल्डर्स के लिए है हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर जो पैसा बचा है ना, सबको पे करने के बाद जो पैसा हमारे पास बचा है उससे हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स को ही डिविडेंड पे करते हैं। अब हमने क्या किया, अगर रिटेन अर्निंग किया वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम पे किया और अपने पास रिटेन करके रख लिया पैसा। इट मीन्स जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो रिटर्न्स हैं, उनको जो पैसा मिलना था, जो डिविडेंड मिलना था वो कम हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है ओवर कैपिटलाइजेशन। कई बार ये पोजीशन भी आ जाती है ओवर कैपिटलाइजेशन की। ओवर कैपिटलाइजेशन होता क्या है, जब बिजनेस में हमने पैसा लगाना है, ठीक है, बट हमने जरूरत से ज्यादा पैसा लगा दिया, एक्सेस में पैसा लगा रहे हैं। लाइक बिजनेस में 5 लाख की जरूरत है, 5 लाख लगा हुआ है, पर फिर भी हम रिटेन अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास और भी कैश पड़ा है पर हम फिर भी पैसे को रिटेन कर करके रख रहे हैं, एक्सेस में हम पैसा रिटेन कर रहे हैं, तो इससे ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म फ्रॉम शेयर होल्डर्स।
जब एक्सेसिव कैपिटलाइजेशन होती है ना, जब हम हमारे कई बार क्या होता है ना, कंपनीज की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की आदत बन जाती है कि पैसे को रिटेन करके रखना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, हमारे पास इनफ पैसा है फिर भी हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रिटेन कर करके रख रहे हैं पैसा, रिटेन अर्निंग कर रहे हैं। तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं कि आप क्यों नहीं पे कर रहे हैं, आप रिटेन करके क्यों रख रहे हैं पैसा। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। कई बार ये भी हो जाता है, जब बिजनेस, सिंपल सी बात है, जब आपको पता होता है ना कि आपने इस पे एक फिक्स इंटरेस्ट पे करना है या आपको इस पैसे को रीपे करना ही करना है, तो आप उसे बहुत ध्यान से यूज करोगे, राइट। जब आपको पता होता है कि ये आपका अपने ही पैसे, तो अगर कहीं पे डूब भी जाएगा तो डूब गया, ठीक है। मतलब इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स भी होता है कई बार फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट के केस में, कई बार, ठीक है, नॉट ऑलवेज। नेक्स्ट है लॉस टू द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को लॉस है, ये आप पढ़ी चुके हैं, लेस रिटर्न टू शेयर होल्डर्स के जैसे ही है, लॉस टू द शेयर होल्डर्स को ही लॉस होता है, ठीक है, क्योंकि कहाँ उन्हें ज्यादा प्रॉफिट्स मिलने थे, कहाँ उन्हें कम प्रॉफिट मिल रहे हैं। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक रिटेन अर्निंग क्या होता है, इसके क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। तो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का टॉपिक था जो अपना वो कवर हो चुका है आज की वीडियो में। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का हाफ टॉपिक कवर हो चुका है आज की वीडियो में। जो आउटसाइडर सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो हम कल की वीडियो में करेंगे, मतलब उसमें हम डिबेंचर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ सबसे जरूरी बात, जो इस वीडियो के नोट्स हैं वो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।